तेरे बिन मैं आधी सी और मैं तेरे बिन आधा सा। क्या बात है। ये हमारे लीजेंडरी सिंगर हैं कुमार सानू जी। उन्होंने ये गाना गाया है और इसको कंपोज किया संजीव चतुर्वेदी जी ने और उन्होंने लिखा भी है। और दरअसल बहुत ही स्वीट और बहुत सा प्यारा गाना है। और राज भाई आपने साउंड वाले बोलिए ना, थोड़ा गाना भी चला दो। तेरे बिन मैं आधी सी और मैं तेरे बिन आधा सा। चलिए डाल दीजिएगा पहले। हाँ हाँ। तो ये गाना हाँ, क्योंकि ये हमारी ट्यून चली जाएगी तो फिर दुनिया भर में आप समझ रहे हैं ना। जी जी जी, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये गाना अभी जस्ट हमारा एक गाना रिलीज हुआ है आज ही। ओके। अमित गुप्ता उसके सिंगर हैं, कंपोजर भी हैं। तारा जो टूटा हुआ है, तारा जो टूटा हुआ है चांद हुआ करता था। बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है। और उसमें वैसे तो आप, मैं बार बार क्या बताऊं, तिवारी प्रोडक्शन ही तिवारी सरकार ने अपने लिए खोला हुआ है। तो जितना भी काम करता हूं तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं ही उसमें लीड रोल निभाता हूं। जी जी। और बाकी मेरी बहुत अच्छी अच्छी अभिनेत्रियाँ मेरे साथ काम कर लेती हैं। आज ही कुछ चंद मिनट पहले मैंने रिलीज़ किया, उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज किया है। स्पॉटिफाई से लेकर के सब जगह आपको मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इस गाने के विषय में। जैसा कि मेरी आदत, आप सब लोग मुझे लगता है कई बार मेरे चेहरे देख चुके हो कि जब मैं सेट में होता हूँ, शूटिंग कर रहा होता हूँ, इसका मतलब जिस दिन कुछ मेरा रिलीज होता है उसी दिन मैं अगले रिलीज की शूटिंग कर रहा होता हूँ। बिल्कुल। तो अगले एक हफ्ते बाद ये गाना कि तेरे बिन मैं आधी सी और मैं तेरे बिन आधा सा, तो ये गाना जो है ना अगले 10 दिन बाद रिलीज होगा, क्योंकि आज ठीक वो हमारा गाना रिलीज हुआ है जी। तो इस तरीके से मेरी एक मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आज एक गाना रिलीज हुआ। अब मैं जरा भी फ्री नहीं होने पाऊँ, अब कंटिन्यू मैं उसमें उलझ जाऊँ जब मुझे दूसरा रिलीज करना है। और मुझे मजा आता है इस चीज़ में, जी जी। इसलिए मैं करते रहता हूँ। ठीक है, यानी एक बार फिर आप मेलोडी लेके आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ये बिल्कुल मेलोडी चली गई आप कह सकते हैं। और कई लोगों ने बोला कि तिवारी जी टीपीएस म्यूजिक हमेशा जो है ना ओल्ड वर्जन के गाने बनाते हैं। कई बार मुझे कई सिंगरों से भी थोड़ा सा जो है ना मतलब मुझे ये भी झेलना पड़ता है कि आज की जनरेशन के गाने बनाए जेन जी के। यकीन मानिए कि हर जेन जी यही पसंद करेगा जो मैं बना रहा हूँ। वो जो जेन जी है ना कि जो ढकचीक और थोड़ा सा डबल मीनिंग ये वो बेसिकली कुछ परसेंटेज है, बिल्कुल एकदम मामूली परसेंट वाले लोग हैं और वो भी ज़्यादा दिन नहीं। और ये जो टीपीएस म्यूजिक बना रहा ना एवरग्रीन, आज भी आप यकीन मानिए आप अपने घरों में रफ़ी साहब को, मुकेश जी को, किशोर कुमार जी को, इन्हीं के गाने सुनकर हमें अच्छा लगता है। इन्हीं की गानों में वो मेलोडी मिलती है। ठीक उसी तरीके से मैंने भी 80-90s की मेलोडी को वापस पूरा हर व्यक्ति में, पूरे भारत देश के एक एक व्यक्ति के दिल दिमाग में आएगी। अभी बैक टू बैक मेरे 25-30 गाने रिलीज होने वाले हैं, पूरा 80-90s का फ्लेवर, बिल्कुल मीनिंगफुल। जैसे आप कभी सुनते थे कि पत्थर के सनम, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और इनफैक्ट वही लोग ही गाना मेरा कंपोज कर रहे बना रहे जिन्होंने वो गाने बनाए। क्या बात है। राइटर भी वही, कंपोजर भी वही, और सच है कि सिंगर भी वही। जी जी। तो ये रहा मेरा इसका। और क्या वीडियो की कहानी क्या है? वीडियो है, शूट है, क्या कुछ कहानी होगी? एक लाइन बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। ये गाना कैसा है कि एक कपल है, जैसे अभिनेत्री हमारे साथ बैठी हुई हैं, एक ऐसा हमारा कपल होता है कि जो यंग स्टेज का प्यार होता है ना, जी जी, बिल्कुल मतलब अंधा, बहरा, गूंगा, इसी प्यार को सच्चा प्यार बोलते हैं। जी। कि आदमी मतलब अपने आप एक होता ना, जब हम पूरी ट्रेन में चल रहे होते हैं अपनी प्रेमिका के साथ में, खाली उसका स्टेशन पहले आ जाए ना, अगर वो उतर जाती है ना तो हम पूरी भरी ट्रेन में अकेले हो जाते हैं। हाँ, ट्रेन तो भरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। हम अकेले हो जाते हैं। ये मेरा गीत
लगभग उसी चीज़ को बताता है कि वो जो भले वो पल भर के लिए ही अलग होना होता है तो कितना पेन होता है, और जरा सा भी थोड़ी सी भी अगर दूरी हो गई हो जाता है। इस गाने में ऐसा है कि मैं किसी अपने देश की थोड़ी सी कुछ ऐसी इमरजेंसी के लिए जाता हूँ कि वहाँ पे समझिए कि आप ये जानते हैं कि आतंकवादियों की कमी नहीं हमारे पड़ोसी देशों ने मेहरबानी अच्छी कर रखी है। हमारा जैसे 15 अगस्त आ रहा है तो वहाँ पे कुछ हमारी फौज के कारण कुछ आतंकवादियों ने कुछ ऐसी प्लानिंग की जिसके कारण मुझे इमरजेंसी डीजीपी साहब ने ड्यूटी पे भेज देते हैं, और यहाँ पे मेरी प्रेमिका हमारी पूरी एनिवर्सरी की तैयारी करके रखती है, और उन्हें लगता है कि देखो बंदा यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे चला गया, इसलिए इनको थोड़ा सा वो तकलीफ होता है। ये कोई मतलब विरह वेदना नहीं है, पर उनको लगता है कि यार मैं इतना अच्छे से तैयार करके सारी चीज़ रखी और बंदा यूनिफॉर्म पहना और चला गया, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम क्यों अलग हुए। लेकिन फैक्ट ये है कि इस गाने में जब वो बंदा रिटर्न बाहर आएगा और ये न्यूज़ देखेंगी कि अरे आज हजारों लोग जो परेड कर रहे थे लाल किले पर, अगर मेरा हस्बैंड नहीं पहुंचता तो ये हजार लोग ये आतंकवादी लोग अपनी गतिविधि करने में सक्सेस हो जाते हैं। और इसके बाद उनका बड़ा मासूम सा चेहरा, बड़ा भयंकर प्यार करने वाला चेहरा आएगा और हमें गले लगा लेगा। और यही गाने की हमारी है कि ना तो तू मेरे बिन पूरी है ना मैं तेरे बिन पूरा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिन अधूरे हैं। यही गाने की हुक लाइन है कि मैं तेरे बिन आधा सा, तू मेरे बिन आधी सी। यस मैम, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस साथ में काम करने का? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब यहाँ पे आए और इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा ये तिवारी प्रोडक्शन के साथ पहला प्रोजेक्ट है। हाँ बोलना नहीं है। जैसे ही तिवारी जी ने मुझे ये गाना सुनाया था तो मैंने मतलब सुनते ही मैंने बोला कि ये गाना तो मैं ही करूँगा। हाँ, ये बात तो हाँ, वैसे कुमार सानू जी की तो मैं बचपन से ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके 90s के जो गाने आते हैं वो बहुत ही एकदम फील के साथ, और इस गाने के जो बोल है वो भी इतना फील देता है ना गाना, तो लाइक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मुझे इसमें काम तो इसमें मतलब थोड़ा सा थैंक यू सो मच। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, थैंक यू सो मच प्रोडक्शन, तिवारी प्रोडक्शन एंड तिवारी जी का थैंक यू सो मच। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे काम करके, एकदम घर जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है किसी पहली बार काम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हमारे साथ काफ़ी समय से जो है ना, जो इन गानों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक पूरी तरीके से दिशा निर्देशित करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, वो हमारे राज भाई सेन जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया इसके पहले भी कई 100 वीडियो और हिट वीडियो दिए हैं, और कई लगातार वीडियो मेरे भी कर रहे हैं। और जो हमारे इन हाउस डीओपी हैं, बिल्कुल एकदम जो किसी की नहीं सुनते, मेरी भी नहीं सुनते हैं सेट में, उन्हें जो चाहिए वही चाहिए, हमारे राजेश भाई हैं, ठीक है। ये हमारे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और आर्ट के विषय में ऐसा है कि 5 किलो फर्श से 25 किलो उड़ा देंगे वो हमारे अनिल भाई है, लेकिन लग्जरियस शूट कर देते हैं। तो बेसिकली मेरी टीम बहुत अच्छी है और बड़ा दिल से काम करती है। मतलब अगर सेट में सपोज करिए कोई चीज़ नहीं भी है तो यकीन मानिए मुझे शूटिंग के बाद ही पता चलेगी इन लोगों ने कैसे मैनेज किया है। मतलब मैं कंप्लीट होने के बाद 2 दिन के पहले 1 लाख रुपए भी लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी टीम को जो एज ए ईपी हैंडल करते हैं वो हमारे प्रदीप सोनकर जी हैं, और बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, और आप कुछ भी बोलिए वो जी करके ही जवाब देंगे, ये उनका स्वभाव है। तो कुछ बोलोगे आप लोग, कुछ डीओपी सर कुछ बोलेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ बोलना नहीं, हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला तुम्हारे साथ, वही बहुत धन्यवाद जी। तो इस तरीके से आप बढ़िया सा जो है जी सर कुछ बोलेंगे आप? नहीं, उनमें मत बुलवाइए सर, वो शाम हो जाएगा। देखिए अभी कुल मिलाकर के जो हम जो आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को, जो हमारा मकसद, जो तिवारी प्रोडक्शन की ये पूरी टीम का जो मकसद है कि मेरे अभी बैक टू बैक एवरी वीक जो है ना एक नया हिंदी रोमांटिक गाना आ रहा है, रोमांटिक सैड, जो आज की जनरेशन को इंस्पायर करेगा, जो आज के गर्ल्स बॉय की जो रियलिटी है उसको रख रहा है। गाना तो है ही, और यकीन मानिए आप सुनिए या कोई भी सुनेगा उसके 25 बार सुनेगा ही सुनेगा, बिल्कुल। क्योंकि हर किसी के जीवन में वो चीज़ों को जो हमने थोड़ा सर्च करें, क्योंकि मैं जो गीत भी लिखवाता हूँ ना तो राइटर के साथ बैठता हूँ। हमारे बहुत अच्छे राइटर जैसे प्रवीण भारद्वाज जी, कुमार पाजी, ये बॉलीवुड के टॉप लेवल के राइटर हैं, इनके साथ भी बैठ के मैं पूरा डिस्कशन करता हूँ, पूरा अपना बड़े प्यार से इनपुट देता हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि जल्दी सुनते नहीं किसी की, फिर भी धीरे धीरे मैं इनसे एटलीस्ट अपनी चीज़ें करवा लेता हूँ। तो ये लोग ऐसे हैं कि बड़ा ही दिल से लिखते हैं और बड़ा ही मीनिंगफुल लिखते हैं।
तो ये मेरे TPS म्यूजिक के जितने भी गीत आ रहे हैं, यकीन मानिए वो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एक भी गीत ऐसा नहीं है आप सुनोगे आपको लगेगा यार हाँ ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है। तो मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे पहले गुलजार साहब ने कोशिश की, पहले रफ़ी साहब की जो कोशिशें रही कि आज कोई भी सिंगर आ जाए उनको नहीं बुलाया जा सकता, बिल्कुल। आज मुकेश जी को, और यकीन मानिए हम आप सब सुनते हैं, तो मैं उन्हीं, अब जो सिंगर अवेलेबल नहीं है तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो हैं मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ। कुमार सानू जी हों, उदित जी हों, हमारे जावेद अली हों, मोहम्मद इरफान जी हों, जितने भी हमारे हैं, सुदेश भोसले जी, सुदेश वाडकर साहब, लगभग मैं सिंगरों का नाम लूँगा, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैं वही अपनी उन्हीं चीज़ों को लाने की पूरी कोशिश में हूँ, और ये गारंटी देता हूँ कि मेरे अभी ये 20-25 सॉन्ग है, ये जब आएंगे आप लोग खुद बोलेंगे कि पूरी तरीके से 80s 90s की जो अपनी मेलोडी है वो लोगों को फिर से लगे कि वही ही चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। तो यही मेरी कोशिश है, और बाकी आप लोगों के सवाल जवाब पूछूं तो मैं दे सकता हूँ। मतलब स्पेशल आप जो बना रहे हैं, ये सॉन्ग पिक्चराइज कर रहे हैं, वो स्पेशली जेनजीज लोगों के लिए कर रहे हैं? मतलब जैन जी और जो आज की जनरेशन जो कह लीजिए, जो मैं न्यू जनरेशन आप कह लीजिए, और प्लस जिनकी एज 60+ है, यकीन मानिए मैंने इन गानों में मैंने समाया हुआ इस संजोया। गाने में कुछ बोल्ड सीन है क्या? तिवारी प्रोडक्शन की ऑफिशियल रिपोर्ट है, आप लोग गूगल में पढ़ सकते हैं कि तिवारी प्रोडक्शन कभी भी कोई भी अश्लील कंटेंट या एक भी बोल्ड सीन जिंदगी में नहीं करेगा, ये इसके लिए वो वचनबद्ध है। Correct. और ये आप गूगल में भी देख सकते हैं मेरे विषय में। मेरे सेट में नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, कोई नॉनवेज मंगा नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, मैं हाथ जोड़ लूँगा, आप जा सकते हो। ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर सिगरेट दारू पी के आया, मेरे सेट में एंट्री नहीं है, मेरी शूटिंग कई बार होल्ड हुई है। तो आप समझ सकते हैं मैं सनातन वर्ल्ड, आप सब लोगों ने सुना ही होगा, आपने तो कई बार इंटरव्यू लिया मेरा। मैं सनातन वर्ल्ड को ऑफिशियल मैं नहीं चला रहा हूँ, चला महादेव रहे, लेकिन उस सनातन वर्ल्ड को मैंने पूरे सनातन धर्म को 4 वेद, उपवेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, संहिताएं, योगिनी, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, मतलब जितना सनातन धर्म में आता है आप लोग ये बिल्कुल ऑफिशियल रिलीज करिए। मैंने रिलीज कर दिया है क्या? हर एक किसी का विवरण गीत। 12 ज्योतिर्लिंग है तो 12 गाने, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का विवरण, 52 शक्तिपीठ मतलब 52 गाने। तो वो सनातन वर्ल्ड का, ये छोटी सी बात नहीं है। सनातन वर्ल्ड मतलब मैं लिखता हूँ सनातन धर्म, और मैंने बड़ी शिद्दत से निभाया है। और अगर मेरे में भी कुछ ऐब रहे उनको भी मैंने परित्याग किया है। कभी अगर बाई चांस कोई छोटी मोटी मेरे में भी ऐब थी ना, तो सबसे पहले हमें अपने घर से ही डांट मिली है कि अगर सनातन वर्ल्ड की चीज को टच करना है तो तुम्हें सनातन वर्ल्ड के सिद्धांतों पर चलना होगा। इसमें मेरा सवाल है कि सावन मास चल रहा है, तो कोई अच्छा कोई भक्ति गीत भी कुछ करनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा महादेव का सुदेश भोसले जी ने उसे गाया है, बहुत जल्द इस गाने की, बस इसकी शूटिंग के बाद वही शूटिंग में करने जा रहा हूँ, और बड़ी बढ़िया शूटिंग करेंगे हम लोग यही मठ में ही, और उसको रिलीज करेंगे। और गणपति बप्पा का बहुत शानदार गाना है। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट एरा की बात करें बॉलीवुड का, एक वो फेस था, फिर 70s 80s जब कलर फिल्में आई, 90s एक अलग दौर था जब उसका अपना एक फ्लेवर है, उस समय के गाने बने जी, मिलेनियर मतलब 2000 के आसपास। आज जो सैयारा टाइप जो जेनजीज के लिए बन रहे, अगर 4-5 फेसेस में अगर हम बॉलीवुड को डिवाइड करें तो लव स्टोरीज हमेशा से बनती रही है। प्यार को हर टाइप के डायरेक्टर ने हर फेस में रीडिफाइन करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा था कि आप मुकेश और रफी जी को भी उतना ही वो कर रहे थे जितना आज जेनजी की बात कर रहे हैं जी। आप एग्जैक्टली आपकी इंडिविजुअलिटी अगर हम बात करें तो आप कौन से फेस को बिलोंग करते हैं? एज वाइज नहीं, बट हाँ, आपने बड़ा प्यारा सा सवाल किया है। मेरी जो थॉट है ना, मैं उस थॉट में हूँ जहाँ पे इश्क नहीं, तिवारी जी लुक कैमरा देना, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, और ये आई लव यू ये नहीं, ये जो फर्जी वाला होता है ना, ये वाला नहीं। जो सर ने सवाल किया, मैं उस चीज़ को बिलोंग करता हूँ प्रेम के मामले में, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का राधा से प्रेम था, इश्क नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, और ये जो सो कॉल आई लव यू ये वो ये सब नहीं था। जानू बाबू। तो मैं उस दिशा में जनरेशन को लेके जाना चाहता हूँ कि प्रेम इतना पवित्र रखो कि जहाँ पे आपको किसी भी बंधन की जरूरत ना हो। और मेरी अभी जो फिल्में आ रही हैं ये इसी चीज़ पर है। अगर आप देखिए ना, आप घर में एक जानवर रखते हैं
उससे भी आपको कितना प्रेम होता है, अटैचमेंट हो जाता है, सही। और उसको जरा तकलीफ हो जाती है, कहीं कभी कोई हादसा होता, देखिए ना आपका दिल में आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपने उससे शादी की है, सही बात। बिल्कुल। बट तकलीफ अपनों जैसा होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो जनरेशन है ना, तो प्रेम को समझे, प्रेम की अभिव्यक्ति को समझे, प्रेम की पीड़ा को समझे, ना कि ये हाँ बस समझ गए। जानू बाबू, और कनेक्टिंग सवाल है। जानू बाबू ने समझे। आंसर देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं, please। यू कैन। पहले भी प्यार को बोलते थे, प्यार का मतलब अगर प्यार हुआ तो शादी के लिए उनका नेक्स्ट स्टेप शादी होती थी। बट आज के प्यार का मतलब एक लिविंग जैसे कॉन्सेप्ट जो चल रहे हैं कि प्यार हो गया तो हमें साथ रहने में बिलीव करते हैं, ना कि शादी करने में। ये क्योंकि मैंने इतनी सारी स्टोरीज की, आपका क्या मानना है कि विच इज बेटर, लाइक आज के जो जनजी कर रहे हैं और जो पहले क्या आज भी होते ही है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले के लिए मैं आपकी बात को काटता हूँ कि लिविंग जैसा शब्द और ये लिविंग जैसी जो रहने की जो सोच है वो, और तलाक जैसा शब्द ये जो हुआ ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम पहले जाते, ज़्यादा नहीं, 200-500 साल पहले अगर अपन जाते हैं ना, तो वहाँ पे कभी तलाक नहीं सुना होगा आप लोगों ने। एक बार जहाँ जो अगर विवाह हो गया वो जीवन पर्यंत हर हाल में निभाना है, हर हाल में निभाना है। तो आज की जो ये मतलब जो आपका क्वेश्चन है कि लिविंग, मैं एक्चुअली में लिविंग जैसे शब्द का मतलब डर से जिसे बोलते हैं ना, कितना बोलूं कि बिल्कुल एकदम भयंकर तरीके से विरोध करता हूं। और लिविंग वाले रिश्ते को बिल्कुल एकदम मैं समझता हूं कि बहुत ही बेकार। अब ऐसे कोई शब्द मैं नहीं यूज़ करना चाहता कि अगर कोई ये सोचे लिविंग मतलब है शादी नहीं करना, हमें लिविंग रहना, इट मीन्स जो है ना कहीं किसी के जीवन से मजाक हो रहा है। उस मजाक में हो सकता है कभी लड़का भी परेशान हो जाए, कभी लड़की भी परेशान हो जाए। तो लिविंग जैसा कभी होने, भले मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इनकी परमिशन दी हुई है, या सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट भी है, ऐसा कुछ भी है, बट मैं अब उनके ऊपर तो नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, उनका ऑर्डर तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर मेरे से इंडिविजुअली पूछा गया है और मेरा जो थॉट है या मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि लिविंग जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए समाज में, तलाक जैसा कोई रूल नहीं होना चाहिए। अगर आपने विवाह किया है, आपने 7 फेरे लिए हैं, तो 7 जन्म ना सही 1 जन्म हर हाल में निभाइए, चाहे दुख हो, सुख हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, किसी भी हाल में। और अगर दोनों प्राणी चाहें, अगर एक थोड़ा सा किसी का ईगो झेल ले, या तो दूसरे जैसा हो जाए, दूसरा उसके जैसे हो जाए, किसी तलाक की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा थोड़ा सा क्या बात है। कुछ है। कितना जिम्मेदार है इसके लिए आज की जनरेशन को ये कॉन्सेप्ट देने के लिए, क्योंकि बहुत केसेस बढ़ रही हैं ये लिविंग की। प्यार तो करते हैं, बोलते प्यार तो कर रहा हूं। बिल्कुल बॉलीवुड बहुत जिम्मेदार है। और आप लोग एक चीज़ समझिए कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही गंदा, घटिया और कचरा सब्जेक्ट बनाते हैं। और हालांकि मैं अभी आपको जैसे काफ़ी चीज़ों में बता दूं, अब बहुत बड़े निर्माता हैं, जैसे आपने आमिर खान साहब को देखा होगा, आप सब लोग जानते होंगे। मुझे उनकी फिल्मों से हमेशा मतलब बड़ी बेतुकी सी जो है ना, बहुत बड़े उन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप जिसको जहाँ चलाना चला दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने हमेशा फिल्मों में एक चीज़ देखा है, पीके देखिए, पीके में उनको सिर्फ एक ब्राह्मण साधु ही मिलता है रॉन्ग नंबर के लिए। मैं ये कहता हूँ ठीक है, किस मजहब में, किस समाज में फेक लोग नहीं है बताइए जरा। तो सिर्फ इसी को क्यों टारगेट किया जाता है? कभी बात आएगी तो बिल्ला नंबर 786 मिलेनियम स्टार है, ठीक है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को, तो ये बेसिकली बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। तो ये जो लोग जिम्मेदार हैं, देखिए आमिर खान साहब बहुत बड़े निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए। उनके कॉन्सेप्ट बहुत फ्लॉप भी रहे हैं, कई फिल्में उनकी फ्लॉप रही हैं, ठीक है, कुछ हिट भी रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं। तो अब ऐसे में अब उन्होंने जब 3 शादियाँ की और ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम तीनों के साथ रहेंगे। अब मुझे बता दीजिए कि इतने अच्छा उनको लेके जाने के लिए हमारे देश के अच्छे लेवल के नेता वेट कर रहे हैं कि आमिर खान साहब आइए, हम वेट कर रहे हैं। तो अगर ये समाज उन्हें क्या कह रहा है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या समाज ये सही एक्सेप्ट कर रहा है? और एक चीज़ बताइए, कोई भी 2 औरतें जो खड़ी हो जिन्होंने विवाह किया हो और इसके बाद वही पर्सन तीसरी औरत से, तीसरी लड़की शादी कर रहा है, वो 2 औरत चाहे आप हजारों करोड़ रुपए उनके कदमों पर निछावर कर दीजिए, कोई औरत क्या कभी
दिल से एक्सेप्ट करेगी ये चीज़? कोई औरत नहीं कर सकती है। तो ऐसा है कि अब आप लोग समझिए कि बॉलीवुड, ये तो मैं एक नाम दिया हूँ, ऐसे जो है ना और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मेरे दिमाग में भी आ गया। मुझे आमिर खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह है, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन समाज के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सही मैसेज नहीं है। तो ऐसे बॉलीवुड लोग भी जिम्मेदार हैं। उसमें से कई सीरियल निर्माता हैं, निर्मात्री भी हैं, जिन्होंने हर रिश्ते को घोच फोच करके जो है ना कर दिया। क्यों? कंटेंट चाहिए। आज देखिए उल्लू वाले ने बहुत कुछ कंटेंट किया ना, बंद करना पड़ा ना। देखिए ये समाज है और समाज में गंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। और वो एक कहावत होती है ना कि पानी के अंदर की गंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलती। ये समाज है, एक दिन पानी से ऊपर आता है और आपको अपनी औकात दिखा देता है कि तुम्हारी औकात है, और आपको बंद करना पड़ता है। विराट कोहली की धर्मपत्नी अनुष्का शेट्टी जी, पाताल लोक सीरीज, ये वो, और कहीं न कहीं उन्होंने टारगेट किया हिंदू धर्म को। आखिरकार उन्हें भी समझ आ गई। मंदिर मंदिर विराट कोहली जा रहे हैं, मंदिर मंदिर अनुष्का शेट्टी जा रही हैं, आप सब लोग जानते हैं। जी जी जी। और अब जरा सीरीज में देखिए वेद मंत्रों को क्या कहा गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको मैंने देखा है, देखने के बाद ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो अब ऐसा है कि इस विषय में देखा जाए तो जो हमारे समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, या बहुत सारे जो नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाज में मतलब एंट्री करने के लिए बॉलीवुड जिम्मेदार तो है।